भाई लोगाओ हाड़ोती की धरा पर हमको घड़ी जोर से स्वागत करूँ છું और आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं किसको राजस्थान के ऐसे इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो वीरोचित नहीं वीरों का महान वीरों का इतिहास रहा है। ढूंढाड़ राज्य का इतिहास रहा है और ढूंढाड़ राज्य के इतिहास में हम जोरदार धमाकेदार स्वागत करना चाहते हैं आपके अपने गुरुजी और डॉक्टर नवीन गहलोत सर का। आइए सर और इनको ढूंढाड़ राज्य के बारे में बताइए। बहुत बहुत मदन मोहन जी का। और आज बहुत शानदार क्लास आपकी होने वाली है। मुंह हाड़ोती को लाडलो बेटो सारा राजस्थान भाईयानी राम राम करूं हूं। और कोटा की धरती से जो कोटा चंबल नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र है जो राजस्थान में चरमरनी वदे नदी के कारण पूरा राजस्थान में प्रसिद्ध है। और वो राजस्थान की मीठी मीठी नदी का पानी रहा जिसे मीठी बोली में मुंह हाड़ोती को लाडलो आज आपका सामने राजस्थान की धरा को एक अशो राजो जो वास्तव में जयपुर को संस्थापक हुए उनके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। तो बना कोई देरी करें आज को घणो प्यारो और मीठो चैप्टर जो आपको अध्याय है वही प्रारंभ करने जा रही छू। तो एक बार फिर मारो राम राम था संदानी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो मदन मोहन सर हैं ये भी राजस्थान की इसी हाड़ोती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ, इनकी भाषा में थोड़ा मालवी का पुट मिलेगा क्योंकि झालावाड़ के आसपास लगे हुए क्षेत्र से आप निवास करते हैं सर। राजस्थान की कला और संस्कृति के जादूगर आप इनको कह सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच में हर चीज को बताने का प्रयास करते हैं श्रीमान मदन मोहन जी सर। तो सर आपकी इजाजत हो तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे ऐतिहासिक महत्व के साथ ऐतिहासिक रस के साथ और ऐसा इतिहास का रस पीजिए जो आपने सुना ना होगा और ऐसे ऐसे तथ्यों के साथ आपको आगे लेकर जाएंगे। हमारे सर आपके बीच हैं श्रीमान तो सर सबसे पहले तो हमें जो नजर आ रहा है और ये जो नजर आ रहा है ये राजस्थान की उस धरती का एक प्रतीक चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा। एक ऐसा चिन्ह जिसको पूरा राजस्थान ही जानता है। तो मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए मेरे पीछे जो चित्र लगा हुआ है वह किसका है। चलो बच्चों हम क्लास को बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर चल रहे हैं और आगामी समय में आप रीट की परीक्षा में भाग लेंगे और भी राजस्थान के कई प्रकार के एग्जाम्स आप देते हैं। तो उन एग्जाम्स को हम ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे राजा के बारे में। ये वो राजा था जो सवाई जयसिंह के नाम से राजस्थान की धरती में जाना गया है। सवाई की उपाधि इसे किसने प्रदान की इसकी चर्चा हम करेंगे। क्या ऐसी विशेषताएं थी, क्या ऐसी बातें थी जिसके कारण जयसिंह सवाई जयसिंह बना और आगे आने वाले समय में राजस्थान की इस ढूंढाड़ प्रदेश के समस्त कछुआ शासकों ने अपने नाम के आगे सवाई की उपाधि से स्वयं को नवाजा। तो बच्चों आज का हमारा बहुत बेहतरीन जो शासक है उस शासक का नाम है सवाई जयसिंह और आप 1700 से 1743 तक आपने शासन किया। यह वह दौर था जब केंद्र में मुगलों का राज था और जब आप शासक बने तब कंडीशन यह थी हमारे पास भारत की कि हमारे केंद्र में औरंगजेब जैसा महान शासक था और उस महान शासक के अधिकार क्षेत्र में चूंकि आप सबको बच्चों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जयपुर थी जिसने मुगलों के साथ प्रारंभ से संधि कर ली थी। तो आप सवाई जयसिंह 1700 में औरंगजेब के सानिध्य में आप शासक बनते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया इनकी समस्त उपलब्धियों को आज हम एक एक करके पूरी संपूर्ण क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करना चाहेंगे इनके जन्म की। तो आपका जन्म 3 दिसंबर 1688 को आमेर में हुआ।
ये वो वक्त था जब एक तरफ मराठा साम्राज्य अपने चरम पर शिवाजी ने पहुंचा दिया था, और दूसरी अगर कंडीशन बात करें तो ऊपर दिल्ली में हमारा मुगल साम्राज्य का बोलबाला था। औरंगजेब जैसा महान शासक इस समय था, तब आपका जन्म हुआ। आप श्रीमान बिशन सिंह जी के घर में जन्मे, जो जयपुर के एक अच्छे शासक हुए हैं। जब आपका जन्म हुआ तब प्रारंभ से ही कई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, और यह शासन आसानी से नहीं मिला। मिलने के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। हम बात करते हैं इनके मूल नाम की। तो बच्चों, इनका जो मूल नाम था, अगर हम देखना चाहते हैं तो आपका मूल नाम था विजय सिंह। आपका मूल नाम था विजय सिंह। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपके सामने? मैं बात कर रहा हूं सवाई जयसिंह की। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि सवाई जयसिंह का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था विजय सिंह। अब बात यह होती है कि वास्तव में ये क्या बात हुई। बात यह होती है, आपके दो संतानें थी। एक संतान थी जय सिंह और एक संतान थी विजय सिंह। दो संतानें श्रीमान बिशन सिंह जी के पैदा हुई। तो सवाई जयसिंह इनके छोटे पुत्र थे। बड़ा पुत्र जयसिंह था। जब कालांतर में अगर बात करते हैं इनके जन्म की, हमने बात कर ली कि आपका जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ। पिता बिशन सिंह और मूल नाम था इनका विजय सिंह। इसके बाद अगर चर्चा करें बेटा, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी कंडीशन यह आती है कि जब आप शासक बने, जब साम्राज्य आपके साथ में था, तब आपने उपाधि धारण की है महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि से सवाई जयसिंह को नवाजा गया। आपने हिंद ए शासक की उपाधि से भी अपने आप को नवाजा। हिंद ए शासक, इस उपाधि का ध्यान रखना बच्चों, हिंद ए शासक। तो हिंद ए शासक की उपाधि से भी इनको नवाजा जाता है। किनको? सवाई जयसिंह को। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इनका वास्तविक नाम विजय सिंह था। इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह था। जब यह 1700 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब शासक बनते हैं, तब कंडीशन क्या आती है? विजय सिंह नाम से इन्होंने शासन राज कार्य किया, लेकिन औरंगजेब इनसे बहुत प्रसन्न हुआ। और औरंगजेब इनसे इतना प्रसन्न हुआ कि इसने, जो इनके पहले जो शासक थे उनका नाम क्या था? जयसिंह था। मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो इसके पहले शासक हुए थे, जयसिंह। इन मिर्जा राजा जयसिंह, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बच्चों, इसके पहले जो शासक थे वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के चहेते शासक थे। औरंगजेब के चहेते शासक थे। और चहेते क्यों? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दक्षिण के मराठों पर नियंत्रण करने का कार्य किया। सवाई जयसिंह ने कहा था कि यदि हम शिवाजी को चारों ओर से घेर लेंगे तो हम आराम से मराठा राजवंश पर नियंत्रण कर लेंगे। और वास्तव में इन्होंने किया भी ऐसा। इन्होंने महाराष्ट्र का वो प्रदेश चारों ओर से घेर लिया और हमारे महान नायक शिवाजी को संधि करने पर मजबूर कर दिया था। और उनके बीच में जो संधि हुई थी 1665 की, संधि का नाम था बच्चों पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। और इसको ये मिर्जा की उपाधि, ये मिर्जा की उपाधि, ये पहले किसकी उपाधि हुआ करती थी? ये मुगलों की उपाधि हुआ करती थी। पहले किसकी उपाधि हुआ करती थी? ये मुगलों की उपाधि हुआ करती थी। और इस मुगलों की उपाधि को 1508 में बाबर ने त्याग दिया था। और वही उपाधि 1638 में, सॉरी 37 बोलूंगा मैं आपसे, क्योंकि हमारी आरबीएससी की किताबों में 1637 लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान देना। 1637 में
शाहजहां ने इस मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि से नवाजा था। तो ये मैंने आपसे क्या कहा कि काफी प्रसिद्ध शासक था। लेकिन जब विजय सिंह सिंहासन पर बैठा, तो औरंगजेब ने क्या कहा कि तुम तो सवा हो। सवा मतलब एक खुद हो और 1/4 अलग है। तो सवाई की उपाधि से इसको नवाजते हैं। और इसी के पश्चात राजस्थान के बाद के शासक, राजस्थान के जितने भी शासक बाद में कालांतर में इस आमेर की राजगद्दी पर बैठते हैं, एक उपाधि से स्वयं को नवाजते हैं, वो है सवाई राजा। और इसका नाम तो देखो मैंने क्या कहा था, जयसिंह था। अब ये चीजें होती कब है, इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना बच्चों, इसके पास 3 उपाधियां थी, महाराजा धीराज, हिंद ए शासक और सवाई राजा की उपाधि से इसको नवाजा गया। और सवाई राजा की उपाधि कौन देता है, आपको अच्छी तरह पता है, ये उपाधि देता है औरंगजेब। बच्चों बात करते हैं हम इसके राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक इतनी आसानी से नहीं हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात प्रारंभिक राज्याभिषेक की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रारंभिक राज्याभिषेक इनका 1700 ईस्वी में हो गया। लेकिन राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात ही इस आमेर के इस शासक के समय एक संकट आ गया। और संकट क्या था, मैं आपको बताना चाहूंगा। चर्चा करते हैं आमेर पे आने वाले उस संकट की कि किन कारणों से इसकी राजगद्दी छिन चुकी थी। राज्याभिषेक होने के पश्चात भी इसकी राजगद्दी छिन चुकी थी। तो आपको इस स्लाइड्स में याद रखना है बच्चों, उपाधि महाराजा धीराज, हिंदे शासक और सवाई जयसिंह की उपाधि से इसको नवाजा गया था। और सवाई जयसिंह की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी। इसके पहले किसकी उपाधि थी, मिर्जा राजा। और औरंगजेब ने इसको मिर्जा राजा जयसिंह से सवाया बताया। और उसके बाद जितने भी जयपुर के शासक हुए, आमेर के शासक हुए, सबका उपाधि अगर देखने को मिलती है तो सबकी उपाधि सवाई मिलती है। बच्चों इसी श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष की। यह वह संघर्ष था जो प्रारंभ हुआ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। औरंगजेब की मृत्यु की अगर मैं बात करूंगा, तो बच्चों औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। जैसे ही शासक का अंत हुआ, वो कहानी फिर एक बार इतिहास दोहरा देता है। कहानी क्या है, मुगलों में उत्तराधिकारी के कोई नियम का न होना। क्यों, क्योंकि शासकों ने इसी बात का फायदा उठाया है कि मुगलों की सबसे बड़ी कमी आप कह सकते हो, इनमें किसी प्रकार के उत्तराधिकारी के नियम नहीं था। जो जीतेगा वो राजा बनेगा। हुआ भी वही। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था आजम। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद हुआ। और विवाद खतरनाक हुआ और एक युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य। वो युद्ध था जाजऊ का युद्ध। किसका युद्ध था, जाजऊ का युद्ध। यहां लिख देता हूं मैं आपके, जाजऊ का युद्ध इन दोनों के मध्य होता है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की धरती आमेर को, कि जाजऊ के युद्ध में हमारा क्या लेना देना। लेना देना बच्चों था। क्यों था, क्योंकि आमेर रियासत प्रारंभ से मुगलों के अधीन चली गई थी। इसीलिए जब यह युद्ध हुआ तो
हमारा जो सवाई जयसिंह था, इस सवाई जयसिंह ने साथ दिया था आजम का। और मैंने कहा था बिशन सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था जय सिंह और एक का नाम था विजय सिंह। तो आप ये विजय सिंह है, ये क्या है, विजय सिंह है, इस बात का ध्यान रखना। और इस मुअज्जम का साथ दिया था जय सिंह ने, जो उसका छोटा बेटा था। जय सिंह ने इसका साथ दिया, सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए आप, दुर्भाग्य यह था कि इस युद्ध में आजम पराजित हुआ। और आजम पराजित होने के बाद यह मुअज्जम जो था, यह सिंहासन पर बैठता है। और यह सिंहासन पर किसके नाम से बैठता है, बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है और सिंहासन पर बैठता है मुअज्जम। और जैसे मुअज्जम सिंहासन पर बैठता है बच्चों, इसने क्या किया, आमेर का साम्राज्य सवाई जयसिंह से छीन लिया और छीन कर इसके छोटे भाई जयसिंह को दे दिया। इसके छोटे भाई जयसिंह को दे दिया। ये ध्यान देना, आमेर का साम्राज्य छीनकर किसको दे दिया, आमेर का साम्राज्य छीनकर छोटे भाई किसको, जयसिंह को सौंप देता है। कौन, बहादुर शाह प्रथम। तो हम बात कर रहे थे कि जो विजय सिंह था वह युद्ध हार जाता है, वह नहीं, उसका पक्ष युद्ध हार जाता है। और जो बहादुर शाह प्रथम था वह आमेर सौंप देता है उसके छोटे भाई जयसिंह को। ऐसा करते ही सबसे पहले काम क्या किया गया, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया। बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर देता है बच्चों। और इसको इस्लामाबाद भी कहा जाने लगा। एक नाम और रखा है इसने, इस्लामाबाद। अब ये आमेर का दुर्भाग्य मान लीजिएगा कि हमारे राजस्थान का जो वर्तमान में राजधानी है, एक वक्त आया था कि इसको इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये क्षण जयपुर ने देखे, जयपुर ने खूब उतार चढ़ाव देखे हैं। और उतार चढ़ाव जितने भी देखे हैं वो मुगलों के परिप्रेक्ष्य में आने के कारण देखे हैं। ऐसा नहीं कि इनके स्वयं के उतार चढ़ाव चले हैं। अब कालांतर में बात यह हुई, समय परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होने के पश्चात मेवाड़ की सहायता से वापस सवाई जयसिंह अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। सवाई जयसिंह मेवाड़ शासक की सहायता से अपनी सत्ता को प्राप्त करते हैं। सत्ता प्राप्ति के पश्चात होता वही है कि उस जयसिंह को सिंहासन से हटा दिया जाता है और इस सवाई जयसिंह को पुनः अपनी सत्ता सौंप दी जाती है। उधर मुगलों में भी बड़ा संघर्ष चल रहा है, वहां की स्थिति भी बड़ी कमजोर सी होती जा रही है। दक्षिण में मराठे कमजोर हो चुके हैं, तो जयपुर अब अपनी शक्ति का विकास करेगा। और जयपुर जब अपनी शक्ति का विकास करता है तो उन विकास के चरणों के साक्षी आप और हम बनने जा रहे हैं। बात करते हैं, बहुत शानदार सा प्रश्न यहां से बनता है जयसिंह के ऊपर। जयसिंह वह शासक था जिसने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। बच्चों में कई बार आपसे क्वेश्चन कई बार आता है
और राजस्थान में इस क्वेश्चंस की भरमार है। महाराणा प्रताप के समय एक क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। मतलब राजस्थान का कोई भी शासक दे दिया जाए और ये क्वेश्चन आता है कि कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपके पास हैं और दोनों तरीके एक बार फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आ गया, राज सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। अगर राजस्थान के किसी भी शासक को देखकर अगर कार्यकाल पूछा जाता है तो यह बड़ी बात नहीं है। यह बड़ी बात इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि उन्होंने साफ सिलेबस में दे रखा है। क्या दे रखा है? आपको एक तरफ लिख रहा है राजस्थान का इतिहास, एक तरफ आपका लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास और दूसरी तरफ लिखा है मुगलों से संबंध। मुगलों से संबंध ये लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली राजस्थान का कोई भी राजा आपका दिया जाता है और राजा देकर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो ये बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा। कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो राजस्थान पढ़ने से पहले आपको मुगल काल के राजाओं का कार्यकाल पता होना चाहिए। ये तो आप अपने दिमाग में बिठाई लो कि ये मुझे रटना है। अगर आरपीएससी पास करनी है ना तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर राजस्थान है, आरपीएससी, आर से राजस्थान, आर से आरपीएससी, तो यार हम इनको याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। बच्चों आपको याद रखना है, मुगल काल याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन करना है तो मुगल काल का टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक का। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुगल काल के राजाओं को तो यार एक बच्चा भी याद कर ले। अगर कक्षा 3 के बच्चे को खड़ा कर दिया जाए कि तुम मुगल काल के राजा को याद करके दिखा, तो दिखा दूंगा गुरुजी, टेंशन ही नहीं लेनी। उसको बताना है कि भाई तुझे करना क्या है? अरे तुझे तो इनको भजना है और भज के सो जाना है। करना क्या है? इनको भज और भज के सो जा। अब यार कितनी बड़ी बात गुरुजी, भज तो लूंगा और सो भी जाऊंगा लेकिन मुझे कार्यकाल याद नहीं हुआ। तो यार बात तो है ना कि सीधी सीधी रोटी कोई मुंह में देगा नहीं और हलवा तो है नहीं, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको याद करवाता हूं। सबसे पहले है बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। क्या करना है? भजना है और भज के सो जाना है। मुगल काल आपके सामने होगा। तो इधर चलोगे तो बेटा बेटे मिलेंगे और इधर चलोगे तो बाप मिलेंगे। औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर। अगर आप एक छोड़ दो तो दादाजी भी मिलेंगे आपको। दादाजी देखो, औरंगजेब के दादाजी, ठीक है, इसके दादाजी, इसके दादाजी। ऐसा लग रहा है ना जैसे अपना वो पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। कुछ भी नहीं यार। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपके जवाब होने चाहिए। आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हो, ये बात सबसे बड़ी है। असली मेहनत तो आपकी यार मतलब टेबल और चेयर पर है। वहां बैठकर कितनी शिद्दत से आपने पढ़ाई की है, वही आपको नौकरी तक पहुंचाएगी। हम सिर्फ आपके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि तुझे यहां चलना है। चलना खुद को पड़ेगा, चलना खुद को पड़ेगा। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कंफ्यूजन किस तरीके का?
माना कि यह एक घर है और इस घर पर के बीचों बीच में आप खड़े हुए हैं। इधर 4 कदम चलने पर दरवाजा आता है, इधर 4 कदम चलने पे दीवार आती है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। हर 4 कदम पे दीवारें हैं, लेकिन इस 4 कदम पे दरवाजा है। अब कोई बच्चा कहे कि साहब ये आप हैं, माना कि आप यहां खड़े हैं और आप ये कहते हैं कि साहब मैं तो बाहर निकलना चाहता हूं, मैं तो नौकरी प्राप्त करना चाहता हूं, तो तू कर। अब समस्या आती है, कोई यूं कहे कि साहब मैं दिल्ली जाने की सोच रहा हूं, कितने रुपए लगेंगे? भाई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा साहब? सोचने का कभी कोई पैसा लगता ही नहीं। सोच तो आप कुछ भी समझ सकते हो, और मैं कहूं राजस्थान का 70% बच्चा तो यह सोचता है कि मैं नौकरी लगूंगा। सोच है बस केवल उसकी। थोड़ी बहुत किताबें भी खरीद लेगा, माहौल पूरा बना लेगा, लेकिन अपने प्रति ईमानदार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। सोच लिया तो सोचने से क्या बाहर निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा बच्चों? उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि मेहनत, गुरुजी मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, गुरुजी मैं 18 घंटे पढ़ता हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे लाले, तो 18 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, अगर मेहनत से ही आरपीएससी पास होती ना, तो राजस्थान के सभी गधे शायद नौकरी कर रहे होते। मेहनत से कभी कुछ नहीं होगा। मेहनत करके देखो लो, आ जाओ प्रैक्टिकली करते हैं। आप 4 कदम इधर चले, बाहर निकले क्या? नहीं निकले। आप 4 कदम इधर चले, नहीं निकले। आप 4 कदम इधर चले, नहीं निकले। क्या इधर 4 कदम चलने वाले ने मेहनत नहीं की थी? क्या मेहनत की थी, लेकिन बाहर निकला क्या? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इसकी मेहनत के साथ क्या नहीं थी? इसकी मेहनत के साथ दिशा नहीं थी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब मेहनत के साथ दिशा मिल जाए ना, तो इंसान सफल होता है। सफलता की परिभाषा इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती कि जिस दिन आपकी मेहनत को दिशा मिल जाएगी, आप डेफिनेटली सफल होंगे। कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। आरपीएससी की औकात नहीं है कि तुम्हें रोक ले, कर्मचारी बोर्ड की औकात नहीं कि तुम्हें रोक ले, लेकिन मेहनत और दिशा, तब मिलेगी सफलता। कई बार यह भी होता है कि यार इधर 4 कदम चलने के बाद, 3 कदम चलने के बाद पता चलता है कि चलना तो उधर था। और मैंने कहा 70% बच्चों को तो उल्टे, अभी तक पता नहीं क्या पढ़ना है, अभी तक भी पता नहीं है पढ़ना क्या है। इस कोचिंग का ऐप ले लिया, इसका खरीद लिया, उसकी फीस ज्यादा है, इसके अरे फीस में मरते रहेंगे हम लोग। अगर आपकी मेहनत के लिए 10-5 रुपए खर्च भी हो जाए ना, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भविष्य बना के देगी। और शायद किसी कोचिंग की इतनी बड़ी फीस नहीं होगी राजस्थान में, तो जो आपके 1 महीने की तनख्वाह होगी, तो यार मिलने वाली 1 महीने की तनख्वाह भी अगर तुम लगा दो ना अपने ऊपर, 10-15 ऐप खरीद लेते हैं। कभी किसी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें खरीदी क्या? अरे खरीदने की जरूरत नहीं, कबाड़े में मिल जाती है, उठा तो लिया करो वहां से 2 रुपए देके, किसी बच्चे की ले सकते हो आप। क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। ये गाइड वाले, पेपर सेटिंग करने वाले कहां से उठाते हैं? आरपीएससी के पास कोई गाइड नहीं है, मैं किसी गाइड का नाम लेना नहीं चाहूंगा। आरपीएससी के पास किताबें हैं भाई, किताबें। अगर आपसे मैं किसी तथ्य की चर्चा कर रहा हूं ना, तो उसके पहले भी मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब को देखा है, मेरे टेबल पे रखी हुई है। 1 मिनट रुको, देना सर किताब। ठीक है सर, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है यार, इस पे लिखा है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। पढ़ते क्यों नहीं हो बॉस? मतलब ये फ्री में मिल जाती इसलिए नहीं पढ़ते ना। बहुत कम रेट में, नॉमिनल चार्जेज में आपको इतनी अच्छी किताबें हैं।
ये जब मिल रही है तो इनको पढ़ते क्यों नहीं हो, मेरा तो ये कहना है आपसे है। और क्वेश्चन तो इन्हीं से उठ के आते हैं यार, इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से। निवेदन है, अगर सिलेक्शन प्राप्त करना है ना तो मेहनत को दिशा देना सीख जाओ, और मेहनत को दिशा जिस दिन दे देना आपने, उस दिन आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। और ये है कि मेहनत आप करोगे, दिशा हम देंगे। तो हम आपको सफल तो नहीं बनाते, हम दिशा दे सकते हैं यार। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस चीज को समझना। मैं बात कर रहा था बाबर की। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1556, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627, शाहजहां का टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1658, और औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से लेकर 1707। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टेबल को याद रखना, किसी भी राजा का टाइम पीरियड देख लेना और इसको क्वेश्चन को करना। सपोज दैट, उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप में आपको पढ़ा चुका हूं, और ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी ने पूछा है कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। तो बेटा दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको महाराणा प्रताप का कार्यकाल याद रखना है कि गुरुजी सभी राजाओं का कार्यकाल याद रखे क्या, मत रख। आरपीएससी ने सिलेबस में दे रखा है ना, राज सिंह ये वो ये, उनका याद रख ले बस, 4-5 राजा दे रखे। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप में अब दो चीजें आती है बेटा, देखा, एक तो शब्द आता है देखा। तो देखने का मतलब क्या होता है, जिस दिन पैदा हुआ था, जहां देखा शब्द आ जाए वहां याद रखना, आप याद रखना, जब देखा शब्द आ जाए तो देखा का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बात होती है। कार्य किया, कार्य किया, ये क्वेश्चन आ जाए तो कार्य किया का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। अब महाराणा प्रताप के लिए क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर महाराणा प्रताप की मृत्यु तक का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों के समय कार्य किया, तो कार्य किया जाए बेटा तो 1572 से लेकर 1597 तक का टाइम पीरियड आ जाएगा। ये तो होगा देखा में और ये होगा कार्य किया में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। अब इस टाइम पीरियड के बीच में कौन सा मुगल बादशाह है उसको देख लो, इस टाइम पीरियड के बीच में कौन सा मुगल बादशाह है इसको देख लो। आपका क्वेश्चन 101% राइट जाने वाला है, आपकी अगर ये टेबल अगर आपको याद है। चलो देखते हैं एक मिनट के लिए। देखा 1540 से 1597, 1540 से 1597 के बीच में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, हुमायूं आ रहा है, और कौन आया है, ये भी आ रहा है अकबर। तो कितने हो गए, दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, सिंपल। कितने मुगल बादशाहों के समय कार्य किया, तो दो के, एक के समय कार्य किया, अकबर के समय कार्य किया। ऑप्शन दो हो गए ना, देखने में दो मुगल बादशाह और कार्य किया में एक मुगल बादशाह। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन तो यहां था ना कि इस जो हमारे सवाई जयसिंह थे, इन सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। कितने मुगल बादशाहों का, 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखते हैं। अब कौन कौन से मुगल बादशाह है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे सामने जयसिंह था, इसने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। कौन कौन से 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा ये हम देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी हमेशा पूछती है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो शासक था, इस शासक का नाम था औरंगजेब। शासक का नाम है औरंगजेब। दूसरे शासक की अगर हम बात करते हैं जिसका इसने कार्यकाल देखा,
और आपको अच्छी तरह पता है उसके शासनकाल में ये था, और उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास आता है जहांदार शाह। तीसरे नंबर पे जहांदार शाह। जहांदार शाह। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो शासक आते हैं, एक है रफी उद्दौला और एक रफी उद्दरजात। रफी उद्दौला। छठे नंबर पे हमारे पास आता है रफी उद्दरजात। और बच्चों सातवें नंबर पे हमारे पास आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलती होगी कि रंगीला शासक इसको कहा जाता है इतिहास के अंदर। क्यों कहा जाता है ये आप सभी जानते हो, नाम से ही लग रहा है कि रंगीला है। ये वो शासक हैं जो पूरा साम्राज्य, अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल के समय समाप्त हो गई, मान लीजिएगा। मतलब आप ये कहो कि हिंदुस्तान की सरजमी पर केवल औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने आधी सदी तक राज किया है। उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य बहुत कम समय में सिमट के रह गया इस व्यक्ति के समय। तो इस व्यक्ति ने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। तो अगर यहां से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है कि सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो आपसे ये नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको याद रखना है, संख्या याद रखनी है कितने का, 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन पैटर्न है राजस्थान में, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा बनकर आता है। राजस्थान का राजा दिया जाता है और मुगल से उसके संबंध पूछे जाते हैं। तो पहला ऊपरी तौर का सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस व्यक्ति ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर समझता हूं कि अगर आ गया तो आप छोड़ोगे नहीं। ये मुगल काल आपको याद करना है, कौन सा राजा कब बैठा है, और इनको भज के सो जाना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है 1% की भी, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको उदाहरण से के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास बूंदी के मामले में हस्तक्षेप। इस सवाई जयसिंह ने बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया है, इसका क्या कारण था मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना है इस सवाई जयसिंह के समय की। घटना क्या है, इस सवाई जयसिंह की एक बहन थी, सवाई जयसिंह की बहन। इस सवाई जयसिंह की बहन का नाम था अमर कंवरी। अमर कुंवरी या कंवरी भी आ जाता है, अमर कंवरी। इस अमर कंवरी का विवाह बूंदी जो हाड़ा वंशियों की स्त्री थी, तो बूंदी के हाड़ा वंशी शासक बुद्ध सिंह से हुआ। मामला देखना कि बूंदी के मामले में इसने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया। इसका विवाह किससे होता है, बुद्ध सिंह से होता है। लेकिन समय गुजरने के पश्चात भी इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। बुद्ध सिंह को चिंता सताने लगी। प्लस सवाई जयसिंह तो ये जानता ही था कि अगर इनके कोई पुत्र नहीं होता है तो क्यों ना मैं हाड़ाओं का साम्राज्य भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लूं। इसीलिए क्या किया, सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह नामक व्यक्ति को, इस दलेल सिंह को क्या बना दिया, इस बुद्ध सिंह का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है दलेल सिंह को।
और जब इसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराधिकारी का मतलब यह होता है कि जब बुद्ध सिंह जी नहीं रहेंगे तब बूंदी की राजगद्दी पर अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो दलेल सिंह बैठेगा। चलो कोई बात नहीं यहां तक भी। लेकिन कहते ना ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, भाग्य ने साथ दिया और इस अमर कुंवरी ने उम्मेद सिंह को जन्म दिया। उम्मेद सिंह को जन्म दिया। जब उम्मेद सिंह इनकी संतान था, बुद्ध सिंह और अमर कंवरी की, जब संतान उत्पन्न हो गई तो डेफिनेटली क्या करेगा शासक, अपनी संतान को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। और इन्होंने क्या किया, बुद्ध सिंह जी ने इस उम्मेद सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि यह मेरा उत्तराधिकारी होगा। मामला संघर्ष का हो चुका है। दलेल सिंह किसकी चहेते से, सवाई जयसिंह की चाहत से यहां का उत्तराधिकारी बन चुका था। लेकिन जब उम्मेद सिंह जी आए तो उम्मेद सिंह जी के आने पर इन्होंने, बुद्ध सिंह जी ने डेफिनेटली, देखो इतिहास कुछ कहे या ना कहे, सब अपने पुत्र को ही राजगद्दी पर बिठाना चाहेंगे और इन्होंने ऐसा किया। जिसका विरोध कौन करता है, इस उत्तराधिकारी का विरोध करता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कहता है कि उत्तराधिकारी एक बार बनता है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हाड़ा वंशी शासक थे कि साहब अगर बूंदी का अगर उत्तराधिकारी होगा तो केवल उम्मेद सिंह होगा। मामला बड़ा उलझ गया। तो एक ऐसी आशंका बनने लगी इनके बीच में कि कहीं ना कहीं सवाई जयसिंह आक्रमण नहीं कर दे। इसीलिए क्या किया, इस अमर कंवरी ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से सहायता मांगी। मल्हार राव होलकर एक मराठा सरदार था, इससे सहायता मांगती है अमर कंवरी। जब मराठा सरदार से ये सहायता मांगती है और इसको राखी भेजती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और हो सके तो सहायता करने के लिए पहुंचना, तो बूंदी रियासत से राखी भेजी गई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को। और इसी अमर कंवरी के बुलाने पर पहली बार राजस्थान में मराठे प्रवेश करते हैं। यह पहला अवसर था जब मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किसके बुलाने पर, अमर कंवरी के बुलाने पर। क्यों? क्योंकि मल्हार राव इसकी सहायता के लिए पहुंचता है। अब राजस्थान में मराठों को आना हमारे राजपूत राज्यों के लिए एक शुभ संकेत नहीं था, क्योंकि मराठा मरता है या मारता है ये आप जानते हो। शिवाजी जैसी डायनेस्टी के ये व्यक्ति हैं, तो राजस्थान से इन मराठों को बाहर निकालने के लिए अब ये दिमाग लगाता है। और दिमाग इस तरीके से लगाता है कि राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा करता है। सवाई जयसिंह मराठे राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अमर कंवरी के बुलाने पर राजस्थान में मराठे आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इन मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन का नाम है हुडा सम्मेलन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चा, हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन होता है। हुडा भीलवाड़ा में है। हुडा कहां है? भीलवाड़ा में। वहां इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य, और वो उद्देश्य है राजस्थान से मराठों को बाहर निकालना। क्या उद्देश्य है इसका? राजस्थान से मराठों को बाहर निकालना। मराठों को बाहर निकालना, ये एकमात्र उद्देश्य इस हुडा सम्मेलन का है। इस बात का ध्यान रखना। अब ये राजस्थान के अधिकांश राजाओं को पत्र भेजता है हुडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सवाई जयसिंह के द्वारा पत्र भेजे। जब राजस्थान की रियासतों में पत्र भेजता है तो इस हुडा सम्मेलन का अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जाती है। इस हुडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है मेवाड़ महाराणा जगत सिंह को। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन
यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। जिस उद्देश्य के लिए सम्मेलन का आयोजन किया था, यह उद्देश्य बिल्कुल निरर्थक रहा, क्योंकि महाराणा जगत सिंह की स्थिति देखें तो इनकी भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब कालांतर में होता क्या है, इसका दोबारा आयोजन किया गया इसी हुड़ा सम्मेलन का, और वो हुआ दूसरा आयोजन रामपुरा में। ये रामपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। तो ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि हुड़ा सम्मेलन कहां होता है, तो याद रखना हुड़ा सम्मेलन हमारे पास भीलवाड़ा में है। कब होता है? 17 जुलाई 1734 को होता है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान से मराठों को बाहर निकालना। मराठे राजस्थान में क्यों प्रवेश करते हैं? इसी सवाई जयसिंह के कारण मराठे राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, अमर कंवरी के बुलाने पे आते हैं, और पहली बार बूंदी राज्य पर मराठे आ रहे हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन बनाएगा हुड़ा सम्मेलन का? तो अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा जगत सिंह को बनाया गया। और इस सम्मेलन का जब कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला, तो दूसरा इसी सम्मेलन का आयोजन हुआ रामपुरा भीलवाड़ा के अंदर। एक और महत्वपूर्ण घटना इस सवाई जयसिंह के समय की थी। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत के साथ एक वादा किया। मेवाड़ रियासत के साथ वादा किया और एक मारवाड़ रियासत के साथ वादा किया। वादा क्या था कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा, और यह वादा था मेवाड़ की चंद्रकंवरी से। कुल मिला के सवाई जयसिंह जी ने शादी की मेवाड़ में और कहा कि तुम टेंशन मत लो, मुझसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा, यह घोषणा कर दी। बड़े दिलफेक आदमी थे। यही वादा मारवाड़ की सूरज कंवरी से भी कर लिया कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही मारवाड़ की आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। इस प्रकार से दो वादे किन्होंने कर लिए? इन्होंने कर लिए। मेवाड़ की आमेर की राजगद्दी पर कालांतर में कौन बैठेगा, ये तो हम इसके बाद जानेंगे, लेकिन मैं आपको परिणाम बता देता हूं। परिणाम इधर माधो सिंह जी थे। चंद्रकंवरी ने माधो सिंह जी को जन्म दिया। ये वही माधो सिंह जिन्होंने सवाई माधोपुर का स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं। सवाई माधोपुर इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। इधर ईश्वरी सिंह ने जन्म लिया, और यह ईश्वरी सिंह ईसरलाट सरगासुली वाले ईश्वरी सिंह है। तो कौन शासक बनेगा ये तो आगे आप इतिहास में पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक ये भी इसके समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सवाई जयसिंह के समय की, मेवाड़ की चंद्रकंवरी से विवाह करके माधो सिंह को सिंहासन पर बिठाने की बात की, और सेम झांसा मारवाड़ की सूरज कंवरी को भी दे दिया, और कहा कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही कहां पर? आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। सवाई जयसिंह की अगर हम बात करते हैं तो सवाई जयसिंह न केवल साहसिक गतिविधियों के लिए ही प्रसिद्ध थे, एक अच्छे साहित्य प्रेमी, खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने एक सबसे बड़ा कार्य किया है। जो ग्रह नक्षत्र थे, ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो इन ग्रह नक्षत्रों का किसी मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। तो इन्होंने ग्रह नक्षत्रों की एक सारणी तैयार करवाई, और उस सारणी का नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। यह ग्रह नक्षत्र की सारणी 1725 में तैयार करवाई गई थी, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीज मोहम्मद शाही की रचना या इसके रचनाकार कौन थे। तो आप याद रखना, इसके रचनाकार स्वयं सवाई जयसिंह जी थे। ग्रह नक्षत्र देखो बच्चों, होता क्या है कि कई बार आप किसी पंडित के पास गए होंगे, आपका हाथ देखते हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है,
आपका गुरु कमजोर है, आपका ये कमजोर है, शुक्र की छाया है, बुध कमजोर है, तो इन ग्रहों का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष विद्या है। क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म एक निश्चित अक्षांश और देशांतरों में होता है, इस बात का आपको अच्छी तरह का पता है। तो ध्यान रख लेना, जीज मोहम्मद शाही जो ग्रह नक्षत्र की सारणी तैयार करवा रहे हैं, सवाई जयसिंह करवाते हैं, और यह है 1725 में। तो एक पुस्तक है, यूं मान लीजिएगा। इस पुस्तक के रचनाकार स्वयं कौन है? रचनाकार सवाई जयसिंह है, इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने नाम सुना होगा जंतर मंतर का। जंतर मंतर क्या है? एक वैद्यशाला है। वैद्यशाला का मतलब यह होता है कि जहां आप सूरज को देखकर समय का निर्धारण कर सको, किस ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका निर्धारण करो। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 5 वैद्यशालाएं बनवाई, और ये वैद्यशालाएं जो जंतर मंतर भी कहलाती है, इसको आप जंतर मंतर भी कह सकते हैं, जंतर मंतर। 5 स्थानों पे संपूर्ण भारत के अंदर 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाते हैं सवाई जयसिंह जी, और इनसे ग्रह नक्षत्रों की सारणी एक तरीके से कह सकते हो। आप अगर इनको जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल नपे तुले तरीके से आप समय का पता कर सकते हो। सूरज के आधार पर किसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज आप देख सकते हो। हम देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने है जयपुर के जंतर मंतर। ये जयपुर के जंतर मंतर अगर आप गौर से देखें तो देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। ये पूरा जयपुर शहर है, ऊपर आपका एक किला बना हुआ है, ठीक है। ये पूरी जंतर मंतर है। ये देखिए आप, यहां पर चढ़कर सूर्य की रोशनी कैसी पड़ती है, तो यहां सामने ये सब बने हुए हैं। कोई यहाँ पे सम्राट यंत्र घड़ियां रखी हुई है, इनसे किस प्रकार से आपका प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये हमारे पास जयपुर की प्रसिद्ध जंतर मंतर। और हम बात करते हैं तो एक काफी यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। आप भी कभी जयपुर जाओ तो इसको देखना, और जो विद्यार्थी जयपुर के हैं तो एक बार जंतर मंतर को देखकर याद करना कि इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया है। दूसरी जंतर मंतर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यह है हमारे पास दिल्ली की जंतर मंतर, और दिल्ली की जंतर मंतर में लगभग ये देखो जितने भी आर्च बने हुए हैं, ये द पार्क के पास है, जितने भी आर्क बने हुए हैं इनसे भी समय का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्ति यहाँ खड़ा हो सकता है। यहाँ अभी वर्तमान में तो बैन कर रखे हैं, फाट के लग रही है कि आप इन पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि यह एक राष्ट्र धरोहर है, और देख लो उस काल की बनी हुई है। हम तीसरी जंतर मंतर की बात करते हैं तो तीसरी जंतर मंतर आपके पास आती मथुरा की जंतर मंतर। लगभग सभी सेम है, ये भी यहां से बैन किए हुई है, इसको यहां जाने से मना कर रखा है। सेम इनका प्रकाश कहां पड़ रहा है, उस प्रकाश के आधार पर किस प्रकार से ये समय का निर्धारण करते होंगे उस समय के लोग, क्योंकि घड़ियां तो चलती नहीं थी, और इस आधार पे ही ये समय का निर्धारण किया करते थे। इसके बाद बात करते हैं आपकी उज्जैन के जंतर मंतर, और उज्जैन के जंतर मंतर आपके सामने, और ये पूरा एक घड़ी की तरह यहाँ पे नोक बनी हुई है, समय पूरा दे रखा है, 360 एंगल में घूम रही है। सूर्य का प्रकाश पता होने पर इसका समय आपका दिख सकता है। अगर आपको दिख रहा हो तो समय की परछाई इधर पड़ रही है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास यहाँ पे 6 का अंक है, ये 7 का अंक है। तो किसी भी प्रकार से आप इसका समय का निर्धारण कर सकते हैं। शानदार तरीके से बनी हुई है जंतर मंतर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अंतिम जंतर मंतर का, बनारस या वाराणसी की। देखो नदी के किनारे स्थित है जंतर मंतर, शानदार। यहां भी एक किला लगा हुआ है, और यहां से समय का आकलन किया जाता है। इस पर पूरे चिन्ह बने हुए हैं, देखो ये चिन्ह बने हुए हैं, ये वाले पैचे चिन्ह बने हुए हैं। इनके आधार पर आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है। तो देखो उस समय इतने बड़े पारंगत थे स्वयं सवाई जयसिंह की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जंतर मंतर कहां पर स्थित है, तो 5 जंतर मंतर मैंने आपको बताइए। सबसे पहले आपकी जयपुर बताए, फिर दिल्ली बताए, फिर मथुरा बताए, फिर उज्जैन बताए, और फिर लास्ट में आपकी ये बनारस जो जंतर मंतर है ये आपके सामने है। आप इसको देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। बिल्कुल शानदार तरीके से। और ये आपकी जयपुर की जंतर मंतर
जिसको कि आप राजस्थान वाले तो अच्छी तरह जानते होंगे। देखना आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सवाई जयसिंह आप पढ़ रहे हैं और बड़े रोचक तरीके से आप इस क्लास को सुन रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी जानकारी यहां से मिल रही होगी। और मैंने कहा कि आरपीएससी में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इतिहास से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। अब बात करते हैं जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई है। जयपुर जो राज्य है इसकी स्थापना होती है और यह पूरा एक ऐसा शहर है जिसमें अगर हम बात करें ना तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी उठाई है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की टेक्नोलॉजी है। यहां जो जयपुर शहर बसा हुआ है ये ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ है। ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या है? जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। अगर हम चर्चा करें तो यहां जो सड़कें हैं बच्चों, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये पूरी की पूरी सड़कें, ये देखो समकोण पर। अब कंडीशन ये है, आप कहीं से इनका कारण क्या था, ये देखो आप आगे अगर इनको बढ़ाते हैं तो आगे इस प्रकार से ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। और यही सेम प्रणाली अगर आप देखते हैं तो ये सेम प्रणाली आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलेगी, हमारे कालीबंगा में भी मिलेगी। और इसको हमने क्या कहा? ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से इसको जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड सर्कल। मैंने आपको सभ्यता में यह शब्द बताया था, इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो जयपुर शहर की स्थापना की जाती है और एक बंगाली पंडित था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। यहां लिख देता हूं मैं, विद्याधर भट्टाचार्य। इस बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में यह पूरा जयपुर शहर बसा है। और आप देखें कि बिल्कुल टोंक फाटक से अगर सीधा चलते हैं तो आपको अजमेरी गेट नजर आएगा और बीच में जितने भी सर्किल बने हुए हैं उन सर्किलों से भी 90 डिग्री के एंगल में रोड जा रहे हैं। इससे क्या होता था? आने वाली हवाएं बिल्कुल सीधी चलती थी, प्लस गलियां कभी गंदी नहीं होती थी, हवाएं कचरा बाहर निकाल के ले जाती थी। बहुत प्यारे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है जयपुर शहर को। और जयपुर शहर इन्हीं के द्वारा बसाया गया है, सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया है। इसके पहले हम इसको आमेर बोलते हैं। और एक काम और किया इन्होंने। काम क्या करते हैं? यह इसको 1729 में राजधानी बनाते हैं। तो बच्चों यहां कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज ये मत हो जाना अगर क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, तो जयपुर को राजधानी 1727 में नहीं बनाया गया है। ये 1727 का फिगर आपको कई बार कंफ्यूज पैदा कर देता है। तो याद रख लेना आप, 1727 में जयपुर को राजधानी बनाया 1729 में। और इसके पहले अगर बात करेंगे तो इसके पहले हमारे पास डुंडार प्रदेश की या कछवा वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? आमेर। और आमेर राजधानी कब बनी थी? तो आमेर राजधानी आपकी बनी थी 522 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया गया था। उस समय की अगर हम चर्चा करते हैं तो 522 वर्षों तक यह राजधानी रही थी। और उस समय अगर हम बात करें तो आमेर को राजधानी बनाया गया था 1702 में, सॉरी 1207 में यह राजधानी बनी थी। सबसे पहले आमेर की अगर हम चर्चा करें तो 1207 में इसको राजधानी बनाया था। यह आमेर 522 वर्षों तक राजधानी रही है। तो सबसे ज्यादा समय तक राजधानी रहने का अगर रिकॉर्ड है तो किसके पास है? आमेर के पास है। और मैंने कहा यह डुंडार प्रदेश की अंतिम राजधानी थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान राजस्थान की राजधानी भी हमारे पास क्या है? वर्तमान राजस्थान की राजधानी भी क्या है? यही जयपुर हमारे पास वर्तमान में राजस्थान की राजधानी भी है। सर्वाधिक समय तक राजस्थान में आमेर राजधानी रही है डुंडार प्रदेश की 522 वर्ष तक। ये कोकिल देव के द्वारा 1207 में इसको राजधानी बनाया गया था। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में इसको अच्छी तरह समझा दिया है। इस बात का ध्यान रख लेना कि राजधानी कब बनी है? 1729 में। और ये राजधानी थी अंतिम राजधानी। अगर डुंडार प्रदेश की चारों राजधानियों को याद करना है तो मैंने आपको कहा था कि किसी को नाचने के लिए बुलाना है तो कहां होना? डीजे पर आजा। डीजे का मतलब है, डी का मतलब है तो डोसा,
सबसे पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी थी जमुआ रामगढ़, तीसरी राजधानी की बात करें तो आमेर, और चौथी राजधानी की अगर बात करें तो चौथी हमारे पास क्या है, जयपुर। चौथी राजधानी क्या है, जयपुर। ये चार राजधानियां ढूंढाड़ प्रदेश की रही है। डीजे एजे डीजे पर आजा डांस करेंगे, और डांस फ्लोर आपके सामने इस राजधानी में आपका बना हुआ है, आप डांस कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं अगली, नाहरगढ़ दुर्ग की स्थापना। जयपुर का जो प्रसिद्ध दुर्ग है नाहरगढ़, इस नाहरगढ़ दुर्ग की स्थापना भी सवाई जयसिंह ने उस समय करवाई थी जब हुड़ा सम्मेलन था। प्लस इन्होंने एक बहुत अच्छा और काम किया है कि हमारे पास जो दुर्ग है आमेर में बना हुआ, और जिसकी स्थापना मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुई थी, उसका नाम था जयगढ़। इस जयगढ़ में इसने एक तोप का निर्माण करवाया था। इस तोप का नाम था जय बाण। इस तोप को रणबंका तोप भी कहा जाता है। यह लगभग 20 फीट लंबी तोप थी। अगर हम चर्चा करते हैं इस तोप की, तो 20 फीट लंबी ये तोप है। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। राम सिंह जी द्वारा इसको पहियों पर रखवाया गया है। पहिए पे रखवाने का कार्य कौन कर रहे हैं? राम सिंह इसको पहिए पे रखवाने का कार्य कर रहे हैं। इस तोप को, ये काम राम सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1734 में इस तोप का प्रयोग किया था, और इस तोप का जो गोला है वह यहां से 22 मील दूर चाकसू नामक स्थान पर जाकर गिरा था। चाकसू, और इसकी दूरी है 22 मील, और वहां पर एक बड़ा सा खड्डा हो गया था। इसका नाम है गोला का बांस तालाब। गोला का बांस तालाब के नाम से यह आज भी जाना जाता है। इस खड्डे को ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया। कितनी सत्यता है इसका कोई पता नहीं है कि इसका प्रयोग हुआ था, और ऐसा कहा जाता था कि इसको गर्भ गुंजन भी कह सकते थे, मतलब स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इतनी भीषण आवाज ये तोप करती थी, इतनी खतरनाक तोप थी। इस तोप का प्रयोग 1734 में ही किया गया था, और यह तोप अगर वर्तमान में देखने को मिलेगी जयबाण और रंकबंगा, तो यह अभी जयगढ़ के दुर्ग में यह तोप बन जाएगी, मिल जाएगी आपको। और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। हम क्या कह सकते हैं? एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप। यह ध्यान रखना, यह नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 है, और जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण भी करवाता है, और इसको पहियों पर रखवाने का काम राम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इसका प्रयोग 1734 में पहली बार हुआ। गोला 22 मील दूर जाकर गिरा, चाकसू नामक स्थान पर, जहां गोला का बांस तालाब बना हुआ है, और यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है हमारे सामने। बच्चों, और अगर हम बात करते हैं आगे इसी के संदर्भ में अन्य जानकारियों में, तो ध्यान देना, इन्होंने जयपुर में एक चंद्रमहल का निर्माण भी करवाया। चंद्रमहल, जिसको सिटी पैलेस भी कहते हैं हम लोग, सिटी पैलेस। एक जलमहल है, और इसी सिटी पैलेस के अंदर एक मुबारक महल भी बना हुआ है। मुबारक महल, मुबारक महल बना हुआ है। अगर इसके ऐतिहासिकता की अगर बात करें, तो यहां एक बहुत बड़ा चांदी का कटोरा रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कटोरा अगर कहीं है तो यहीं देखने को मिल जाएगा। चांदी का कटोरा भी यहां रखा हुआ है। कभी जयपुर जाने का मौका मिले तो आप इसको देखना। अन्य जानकारियों में हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास सवाई जयसिंह जी थे, और सवाई जयसिंह जी ने जितना काम जयपुर के लिए किया, शायद उतना आगे आने वाले शासकों के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो आज की इतिहास की श्रृंखला में मैं नवीन गहलोत आपसे इजाजत चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कंटेंट नीचे चल रहा है लाइन पे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।
आज की आपने इतिहास की श्रृंखला की क्लास देखी। अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।